नमस्ते भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मेरे भाई, कैसे हैं आप? हम्म, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बहुत धीरे धीरे करके पहली शीट हमने खत्म कर ली है और आज हम परसेंटेज की सेकंड शीट शुरू करेंगे मेरे भाई। सेकंड शीट, ठीक है जी। आय खर्चा बचत वाले सवाल, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट जानेंगे फिर सवाल करेंगे मेरे भाई। सब लोगों को पता है कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय या इनकम बराबर, इंग्लिश में लिखते हैं पहले, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सेविंग्स, ठीक है बच्चे। हिंदी में इस बात को लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम का मतलब होता है आय, एक्सपेंडिचर का मतलब हिंदी में खर्चा, प्लस सेविंग्स का मतलब हिंदी में बचत। तो आप में से हर कोई जानता है बच्चे की आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है। एग्जाम्पल समझा दूं, मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाते हैं। तो आपकी मंथली इनकम कितनी है? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए में से आप 52,000 पर मंथ खर्चा कर देते हैं। महंगा शहर है, रेंट भी जाएगा, खाने पीने का भी खर्चा, घूमोगे फिरोगे, कपड़ा लत्ता भी पहनोगे। तो अगर आप मान लीजिए 80,000 रुपए एक महीने के कमाते हैं तो 80,000 में से आपका 52,000 रुपए खर्च हो जाता है। तो फिर आप मुझे बताओ कि आपकी बचत कितनी है? आप एक महीने में कितने रुपए की बचत करोगे? बताइए बच्चे। मान लो आपकी इनकम 80,000 रुपए है, 80,000 रुपए में से आप 52,000 रुपए कमाते खर्च करते हैं, तो आपकी बचत कितनी है? तो 80,000 में से 52,000 रुपए घटाना पड़ेगा, 28,000 रुपए। तो आपकी बचत हो जाएगी भाई महीने की 28,000 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। 28,000, 80,000 में से आपको 52,000 माइनस करना पड़ेगा। 28,000 रुपीज आपकी बचत है। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई कि इनकम बराबर, सॉरी, हाँ, सिंपल सा कंसेप्ट बन गया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है जी। अगर मुझे खर्चा निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मुझे इनकम में से सेविंग घटाना पड़ेगा, इनकम में से बचत घटाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मुझे बचत निकालना है, बचत सेविंग्स निकालना है, तो इनकम में से मुझे एक्सपेंडिचर खर्चा घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर, एकदम बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सवाल करते हैं अब सीधे। ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, इन सवालों को करने के दो तरीके हैं। एक होता है बेसिक मेथड 100 मान के, और एक होता है डेविएशन मेथड। मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम 100 मान के जो है क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, ठीक है जी। आ जाइए बच्चे, चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास का पहला सवाल या पहला टाइप कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। सवाल देखिए, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाती है, बचत 15% बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा?
सवाल में पहली लाइन में बताया है कि मोनिका एक लड़की है, वो अपनी जो पैसा कमाते उसमें से 72% खर्च कर देती है। हुआ क्या, मोनिका की इनकम 20% बढ़ गई है, मोनिका की बचत 15% बढ़ गई है। भाई इनकम भी बढ़ गई, बचत भी बढ़ गई, तो खर्चा भी बढ़ेगा। सवाल में आपसे पूछा खर्च कितना % बढ़ेगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है बेसिक मेथड 100 मान के, जो मैं अब पढ़ाऊंगा, और डेविएशन मेथड जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा मेरे भाई। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कॉन्सेप्ट क्या है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बहुत फेमस टाइप है, ये हर साल पेपर में आता है। पहले लाइन पढ़ो, मोनिका अपनी इनकम में से 72% खर्च कर देती है। मान लो जैसे मोनिका 100 रुपए कमाती है, तो 100 में से 72%, 100 का 72 रुपए खर्च कर देती है। मान लो जैसे मोनिका 100 रुपए कमाती है, तो 100 में से 72 खर्च कर देती है। तो बच्चों बताओ मोनिका की बचत कितनी है। 100 में से 72 घटा दो, 28 रुपए। डाटा बहुत आसान है, 28 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मोनिका 100 रुपए कमाती है, तो 100 का 72% 72 खर्च करती है, और बाकी 100 में से 72 घटा 28 रुपए बचा देती है। मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाती है, मोनिका की इनकम 20% बढ़ गई। मोनिका की इनकम है 100 रुपए, 100 रुपए का 20% कितना होता है, 20। मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत कितनी बढ़ जाती है, 15%। बचत 15% बढ़ जाती है, बचत कितनी है, 28। तो बचत 28 का 15% बढ़ गई। 28 का 15% कैसे आएगा, पहले 28 का 10% निकालो, 10 से भाग दिया 2.8, फिर 28 का 5% निकालो 1.4, दोनों को ऐड कर दो 4.2। तो 28 का 15% होता है 4.2, यानी कि बचत 4.2 रुपए बढ़ गई, प्लस लगाया है। एक बार बताओ, मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ी, बचत 4.2 रुपए बढ़ी, तो मुझे ये बताओ मोनिका का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, ये जल्दी से जवाब दीजिए, खर्चा कितना बढ़ जाएगा फटाफट। आप बताओ, आपकी इनकम 20 रुपए बढ़ गई, आपने बचत 4.2 रुपए बढ़ा दी, 4.2 रुपए, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। खर्चा प्लस बचत इनकम होता है, इन दोनों को ऐड करके 20 आना चाहिए। मुझे बताओ खर्चा कितना बढ़ा होगा, 20 रुपए में से 4.2 घटाना होगा, 20 में से 4.2 घटाना होगा, 15.8 आएगा। 20 में से 4.2 घटाना होगा, 15.8। 15.8 में 4.2 जोड़ूंगा तभी तो इनकम 20 रुपए बढ़ेगी। भाई खर्चा 4.2 बढ़ा, सॉरी बचत 4.2 बढ़ी, खर्चा 15.8 बढ़ा, तो इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 20। लेकिन आपसे पूछा खर्चा कितने % बढ़ा। खर्चा पहले था कितना, 72 रुपए था। खर्चा कितना था, 72 रुपए। खर्चा बढ़ कितना गया, 15.8 रुपए बढ़ गया, 15.8 रुपए। परसेंटेज में खर्चा कितना बढ़ा, गुणा 100%। परसेंटेज में कितना खर्चा बढ़ा, इंटू 100%। ये आ गया मेरे भाई यहां पर। क्लियर है, एक जीरो से डेसिमल, 2 से 4 से काट लेते हैं, 4 से 18 बार, ठीक है भाई, और 4 से 5 बार, मतलब 2 से काट लेंगे ना, ये 79, तो 79 5 आ जाएगा मेरे भाई। 400 से 5 कम, 395/18, तो कितनी बार जाएगा ये, 18 दूनी 36, 3 बच गया, 3 5 18 दूनी 36, लगभग 22%। 22 से हल्का सा कम आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है सी ऑप्शन। 22 से हल्का सा कम आएगा, 21.9%। ये आंसर 22 से हल्का सा कम। कर लोगे, आगे चलेंगे। इन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, हर साल सवाल आता है इस टाइप पे। एक और करेंगे इसी पर सवाल, सवाल नंबर 2। एक और सवाल करेंगे इसी टाइप पर। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, बचत 10% कम होती है, खर्च कितना % बढ़ जाएगा, खर्च कितना % बढ़ जाएगा। बिल्कुल सेम है मेरे भाई, डाटा बहुत इजी है, सेम कंसेप्ट लगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत।
आय बराबर खर्चा प्लस बचत। पहली लाइन पढ़िए, राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। मान लो जैसे राघव 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में से 80% 80 खर्च करता है। राघव अगर 100 रुपए कमाता है, 100 में से 80 खर्च करता है, तो 100 में से 80 घटे, बाकी का 20 बचत करता है। यह राघव की इनकम, खर्चे और बचत का रेशियो है। 100 रुपए कमाया, 80 खर्च किया, 20 रुपए बच गया। अब हुआ क्या, राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है। इनकम है 100 का 12% कितना होता है, 12। राघव की इनकम 12 बढ़ जाती है, बचत 10% कम हो जाती है, सेविंग्स 10% डिक्रीज हो जाती है। तो सेविंग है 20 का 10% कितना होता है, -2, यानी कि सेविंग 2 रुपए कम हो गई। सेविंग 10% कम हो गई। 20 रुपए का 10% कितना होता है, दिमाग में नहीं कर सकते, 2 रुपए। सेविंग 2 रुपए कम हुई। पूछा है खर्चा कितना % बढ़ जाएगा, मुझे बताओ खर्चा कितना बढ़ जाएगा। भाई इन दोनों को, खर्चा प्लस बचत इनकम होता है, इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए। बचत 2 रुपए कम हो गई लेकिन इनकम 12 रुपए बढ़ी है, तो खर्चा कितना बढ़ा होगा, खर्चा कितना बढ़ा होगा। इन दोनों को ऐड करके, खर्चा बचत को ऐड करके 12 आना चाहिए, 14। खर्चा 14 रुपए बढ़ा होगा, 14 में -2 ऐड करूंगा तभी तो 12 आएगा। 14 और -2 जोड़ के क्या आ जाएगा, 12। यानी कि खर्चा 14 रुपए बढ़ गया। लेकिन पूछा कितने % बढ़ा। पहले खर्चा कितना था, 80 रुपए था। पहले खर्चा 80 रुपए था, खर्चा 14 रुपए बढ़ गया, परसेंटेज में कितना बढ़ा, इंटू 100% ही आ गया मेरे भाई, इंटू 100%। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 70/4 यानी कि 35/2, 35/2 यानी कि 17.5% आंसर, यानी कि खर्चा 17.5% बढ़ गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला। ठीक है जी, समझ आया। आगे चलेंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल नंबर है आपके सामने तीसरा, एसएससी जीडी 2023 के पेपर का जीडी का सवाल है मेरे दोस्त। अब देखो यहां पे बस एक स्टेप अलग है, अभी तक खर्चे के बारे में पूछा था, ये वाला मेथड भी आना चाहिए। पहले मैं आपको डेविएशन पढ़ाऊंगा, डेविएशन पढ़ाऊंगा 3 घंटा, उसके बाद डेविएशन मेथड भी सिखाऊंगा। ठीक है जी, जल्दी से। एक सरकारी कर्मी अपनी इनकम का 76% खर्च कर देता है, उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है मेरे भाई डाटा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। सभी लोग जानते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अपनी इनकम का 76% खर्च करता है। 76% मतलब अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 76 रुपए खर्च करता है, तो बाकी का 24 रुपए बचत करता है। 100 में से 76 घटाओ, 100 रुपए में से 76 घटा के 24 आया है, ये आया, समझ में आया। यानी कि अगर 100 रुपए कमाता है, इनकम 100 है, तो 100 का 76 खर्च कर दिया, बाकी 24 बचत है। अब देखो इनकम 14% बढ़ जाती है, इनकम 14% बढ़ गई। इनकम है 100 रुपए, 100 रुपए का 14%, 14 रुपए इनकम बढ़ी। इनकम 100 का 14% बढ़ के 114 होगी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तेल लेने गया ये, बस मुझे ये देखना है कितना बढ़ घट रहा है, बाकी वो चीज से मुझे मतलब ही नहीं है। इनकम 14% बढ़ गई, इनकम है 100, 100 का 14%, 14 रुपए इनकम बढ़ गई। खर्चा कितना बढ़ा, 10%। खर्चा बढ़ा 24, खर्चा बढ़ा है 24 का 10%, सॉरी खर्चा 10% बढ़ा है, खर्चा बढ़ा 10%, खर्चा है 76, 76 का 10% 7.6, खर्चा 7.6 बढ़ा। इनकम 14% बढ़ी, 100 रुपए का 14%, 14 रुपए इनकम बढ़ गई, खर्चा 10% बढ़ा। 76 का 10% 7.6 खर्चा बढ़ा। बचत कितनी बढ़ी होगी, बचत बताओ। इन दोनों को जोड़ के, खर्चा प्लस बचत को जोड़ के इनकम आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के इनकम आना चाहिए। 14 में से 7.6 घटाओ, 14 में से 7.6 घटाओ, 6.4 आ गया।
14 में से 7.6 घटाओ। अरे राक्षसो, इन दोनों को जोड़ के खर्चा प्लस बचत जोड़ के इनकम नहीं आना चाहिए। पिताजी कहते हैं 10-14 रुपए कमाई बढ़ गई आज, मम्मी कहते हैं अरे 7.6 खर्चा भी बढ़ गया। आप क्या कहोगे? अरे बचत 6.4 बढ़ गई। इन दोनों को जोड़ के 14 आना चाहिए, बात खत्म। लेकिन पूछा ये बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई? बचत पहले 24 रुपए थी, 24 रुपए। बचत बढ़ी कितनी? इनिशियल बचत थी 24, बढ़ी कितनी? 6.4 रुपए बढ़ी। परसेंटेज में बचत कितनी बढ़ी? गुणा 100%। ये आ गया बच्चे, गुणा 100%। 1 जीरो से डेसिमल, 8 अट्टे 64, 8 तिया 24, 80/3। 80 को 3 से भाग देंगे, 26 तिया 78, 26 सही 2/3% बढ़ गई। 26 सही 2/3 यानी कि 26.66%। खत्म, आ गया। कर लोगे? बताइए बच्चों, कर लेंगे? चौथा सवाल आ गया ना? बिल्कुल। इसी में एक जो है थोड़ा सा चेंज और कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टाइप है, पर हर सवाल में अलग चीज पूछी जा रही है। सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है। खर्चा 20% बढ़ जाता है, बचत 60% बढ़ जाती है। तो पूछा है इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ध्यान सुनेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। सुधा अपनी इनकम में से 15% बचाती है। अपनी इनकम में से, इनकम में से यानी कि अगर सुधा 100 रुपए कमाती है तो 100 रुपए का 15% 15 बचत करती है। सवाल को ढंग से देखा करो, सवाल को ढंग से देखा करो। सुधा अपनी इनकम का 15% सेव करती है। अगर सुधा 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 15 बचत करती है। बाकी खर्चा कितना है? 100 में से 15 घटाइए, 85 रुपए खर्चा है। 100 रुपए में से 15 घटाइए, 85 रुपए खर्चा है। 100 में से 15 घटाना है, तो ये आय, खर्चा और बचत तीनों का रेशियो आ गया। अब खर्चा 20% बढ़ जाता है। खर्चा है 85, 85 का 20% कितना होता है भैया? 85 का 20% यानी कि 1/5। 85 का 1/5 17 रुपए खर्चा बढ़ जाता है। बचत 60% बढ़ जाती है। 15 का 60% कितना होता है? 15 छिक्का 90, 900% यानी कि 9। बचत 9 रुपए बढ़ जाते। आप बताओ, खर्चा 17 रुपए बढ़ गया, बचत 9 रुपए बढ़ गई, तो इनकम कितना बढ़ जाएगी? इन दोनों का सम 17 जमा 9 26, इनकम 26 रुपए बढ़ जाएगी। यानी कि अगर इनकम पहले 100 रुपए थी तो 26 रुपए बढ़ गई, और 100 अगर बेस है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। इनकम 100 रुपए थी, 26 रुपए बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 26%। क्या गया आंसर? 26%। कर पाओगे बच्चों? आप बोलोगे यस सर। यानी कि देखो, यह सवाल है, आपसे खर्चे में चेंज पूछ सकता है, बचत में पूछ सकता है, इनकम में पूछ सकता है, कोई भी सवाल हो। हर सवाल का एक ही तरीका ये वाला मेरे दोस्त। ठीक है जी, चलो। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 5। ये बताइए जी, इसका क्या आंसर है? जल्दी से बताइए प्यारे भाई, सवाल का क्या आंसर है? फटाफट करो। ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी इनकम में से 25% बचाता है। इनकम 20% बढ़ जाती है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, यानी कि
वो जितने रुपए की बचत पहले करता था आज भी उतने ही रुपए की बचत करता है, यानी कि उसकी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बचत बढ़ी है 0% बचत बढ़ी। तो पूछा खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ये सवाल और ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आय बराबर है खर्चा प्लस बचत। पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो एक आदमी 25% बचत करता है, 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 25 रुपए बचत करता है, बाकी 25 घटाओ 75 रुपए वो खर्च करता है। यही बात चल रही है। सवाल में बोला है उसकी इनकम 20% बढ़ गई, 100 रुपए का 20%, 20 रुपए इनकम बढ़ गई। He still saves the same amount as before. वह अब भी उतनी ही बचत करता है जितनी पहले करता था, यानी कि उसकी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी, शून्य बचत बढ़ी, उसकी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी, शून्य बढ़ी। तो बताओ यानी कि उसका खर्चा ही बढ़ जाएगा 20 रुपए। अगर इनकम 20 रुपए बढ़ गई, उसने बचत बढ़ा ही नहीं, यानी उसका खर्चा 20 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो यानी कि बेटा पूछा खर्चा कितना परसेंट बढ़, खर्चा पहले 75 रुपए था, अब खर्चा 20 रुपए बढ़ गया। ये आ गया बच्चे, कितना बढ़ गया खर्चा, 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 4/15, 1/15, 6 सही 2/3% होता है, 4/15, 26 सही 2/3%, 26 सही 2/3% आ जाएगा ए ऑप्शन। मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को कर लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। सवाल नंबर है 6, ये वाला बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। ये सवाल भी ऐसा ही है, बट इस सवाल में परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू। अब इस सवाल को कैसे करेंगे मेरे भाई, ये सीजीएल मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। एक आदमी का खर्चा उसकी बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन इज 66/3% मोर देन हर मंथली सेविंग। मंथली इनकम 44% बढ़ जाती है, खर्चा 60% बढ़ जाता है, बचत 1040 रुपए बढ़ जाती है। पूछा है इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, आरंभिक खर्चा कितना है, ये सवाल है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे सवालों में प्यारे दोस्तों परसेंटेज ही पूछे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहली लाइन पढ़ो, एक आदमी का खर्चा उसकी बचत से 66 सही 2/3% ज्यादा है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33:1/3%, 1/3। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी का खर्चा उसकी सेविंग से 66/2/3% ज्यादा है, एक्सपेंडिचर सेविंग से। सवाल अच्छे से पढ़ो ढंग से, एक्सपेंडिचर सेविंग से 66/2/3% ज्यादा है, यानी कि अगर सेविंग 3 है, अगर सेविंग 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 ज्यादा है, 3 से 2 ज्यादा है 5, एक्सपेंडिचर 5 है। यानी कि अगर आदमी की सेविंग 3 है तो खर्चा 5 है, तो उस आदमी की इनकम क्या होगी 8। उस आदमी की मेरे भाई इनकम क्या होगी 5 + 3 8 उस आदमी की इनकम होगी। ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो होगा। कृपया सवाल अच्छे से पढ़ें। एक्सपेंडिचर सेविंग से 66/2/3% ज्यादा है। अगर सेविंग 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 ज्यादा है 5 है, इनकम 8 होगी। अब इनकम 44% बढ़ जाती है, खर्चा 60% बढ़ जाता है। अब एक बात सुनिएगा मेरे भाई, ये रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। अगर आप इनकम को 44% बढ़ाओगे, जैसे 8 है, 8 को 44% बढ़ाओगे तो दशमलव में चला जाएगा, कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए 2 जीरो चुपका दो। अगर किसी संख्या के एंड में 2 जीरो है, 100 से गुणा है, तो परसेंटेज निकालना आसान होता है। इसलिए मैंने यहां पूरे रेशियो को 100 से गुणा कर दी कि भाई इनकम अगर 800 है तो खर्चा 500 है, बचत 300 है, मैंने 100 से गुणा कर दी। क्यों? सपने आ रहे हैं जिससे परसेंटेज निकालना आसान हो। अब इनकम 44% बढ़ गई तो इनकम है 800,
इनकम 44% बढ़ी। 800 का 44% क्या आता है, परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 320 और 32, 352। तो इनकम 352 बढ़ गई, 352। बोलो हाँ। खर्चा 60% बढ़ा, खर्चा 500 है, 500 का 60% 300, खर्चा 300 बढ़ा। तो मुझे बताओ बचत कितनी बढ़ जाएगी। खर्चा बचत को जोड़ के ये आना चाहिए इनकम 352, इन दोनों को ऐड करके 352 आना चाहिए। अब 300 ये प्लस 52, 352 हो गया बेटा। 300 में 52 जोड़ेंगे 352 आ जाएगा, यानी कि बचत कितनी बढ़ी, 52। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग 52 बढ़ी, सवाल के अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ी कितनी, 1040 रुपए सेविंग बढ़ी है। तो 52 की वैल्यू 1040 रुपए है, 20 गुना, 20 टाइम्स 20 गुना। तो पूछा शुरुआती खर्चा कितना था, तो इनिशियल खर्चा था 500, इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो 500 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी, यानी कि 10,000 रुपए। तो इस सवाल का आंसर 10,000 रुपए है, शुरुआती खर्चा। सी ऑप्शन कर लोगे, इस टाइप का सवाल कर लोगे। ठीक है भाई। तो ये परसेंटेज वाले सवाल करा दी, यहां आपको रुपए में कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती। आगे चलते हैं। अब देखिए, आय खर्चा बचत का मिसलेनियस सवाल है। अब आय खर्चा बचत के ये फिक्स टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, मिसलेनियस सवाल है। आ जाइए सवाल नंबर 7। बताओ जी सवाल का क्या आंसर है, 7वां। और ये सवाल बहुत बढ़िया है, जरा करके बताओ बेटा। रमेश अपने मंथली इनकम में से 26 सही 2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। उसकी मंथली सैलरी क्या है। सवाल की पहली लाइन पढ़ो मेरे भाई। अब यहां से एक एक लेवल जो है, मतलब अलग अलग सवाल है, मुश्किल तो नहीं है, ये टाइप आसान ही है। रमेश अपनी इनकम में से 26 सही 2/3% बचाता है। तो मुझे बताओ क्या मतलब है इस बात का। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। रमेश 26 सही 2/3% बचाता। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप ये बता दो। 4/15 फ्रैक्शन वैल्यू बोलो। 26 सही 2/3% को आप ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस 6 सही 2/3%। 20% 1/5, 6 सही 2/3%, 1/15 जोड़ोगे 4/15। जल्दी जल्दी करा करो, कब तक मैं ये चीजें बताता रहूंगा। रमेश 26 सही 2/3% बचाता है अपनी इनकम में से, यानी कि रमेश अगर 15 रुपए कमाता है तो 15 रुपए में से 4 रुपए बचाता है, बाकी का 11 रुपए खर्च करता है। रमेश अगर 15 रुपए कमाता है, 15 में से 4 बचत कर रहा है, बाकी का 11 खर्च कर रहा है। सवाल पढ़िए। सवाल यह है कि खर्चा 20% बढ़ गया, अब हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। अगर आप इस सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तो सवाल में खर्चा 20% बढ़ गया, अब हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। यानी कि इस सवाल में कहीं भी कुछ भी बचत के बारे में नहीं, इनकम के बारे में नहीं बताया गया। यानी कि रमेश की इनकम सेम है, इनकम नहीं बढ़ी घटी, रमेश की इनकम सेम है। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं। अब खर्चा 20% बढ़ जाता है, अगर 11 का 20% निकालूंगा तो दशमलव में चला जाएगा कि 20% में एक जीरो आ रहा है। तो एक काम करो भैया, इस डाटा को आप एक जीरो से गुणा कर लो, एक जीरो से। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, है ना। ये 100, अगर इनकम 150 है तो बचत 40 है, खर्चा 110 है। खर्चा 20% बढ़ जाता है, खर्चा 110 है। अब देखो 110 का 20% निकालना आसान है, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 22। खर्चा 22 रुपए बढ़ गया। बोलो, खर्चा 22 रुपए बढ़ गया,
सवाल में कहीं भी इनकम के बारे में नहीं बोला गया कि इनकम इतना बढ़ी इतना घटी, यानी कि आप ये मान के चलना है कि इनकम सेम है, इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर इनकम सेम है, खर्चा 22 रुपए बढ़ गया तो बचत ऑटोमेटिकली 22 रुपए कम हो जाएगी। 22। ये बताओ, आपके पापा की इनकम सेम है, घर का खर्चा 22 रुपए बढ़ गया तो यानी कि घर की बचत 22 रुपए कम हो जाएगी, है ना। अगर खर्चा 22 रुपए बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली बचत 22 कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम सेम है। इनकम में नेट चेंज 0 होना चाहिए, 22 माइनस 22 0, यानी कि बचत पहले 40 थी, 40 से 22 कम होकर 18 हो गई। अब 18 की बचत कर पाता है। सवाल यह कह रहा है कि अब हर महीने 4080 की बचत कर पाता है, तो अब बचत है 18। इस 18 की ही वैल्यू सवाल में 4080 रुपए दी है, इस 18 की वैल्यू। क्लियर है। आपसे पूछे मंथली इनकम यानी कि 150 की वैल्यू आपसे पूछे, 150 यूनिट की वैल्यू पूछी है इनकम 150, 18 की वैल्यू 4080 है, एक की वैल्यू 4080 बटे 18, 150 की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाई 150 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। 18 की वैल्यू 4080, एक की वैल्यू 4080 बटे 18, 150 की वैल्यू पूछे, 6 से जाएगा 25 बार, 6 से 18 3 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 जगह 1360 का 25 गुना, 1360 में आता है 17, 17 का मल्टीपल आएगा बेटा। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 17 से वाला नंबर कट रहा है, ये आंसर है सी। 1360, 17 8 136, खत्म। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आगे आ जाइए, कर पाओगे। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8। सवाल नंबर 8, यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का है, बनाइए बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके, है ना। बहुत सारे बच्चे बेवजह कंफ्यूज भी होते हैं, पता नहीं क्यों। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 4,32,000 रुपए है। पी और क्यू दो लोग हैं, उनकी सैलरी मिलाकर 4,32,000 रुपए। पी और क्यू अपनी सैलरी का 75% और 61% खर्च करते। पी अपनी सैलरी में से 75%, क्यू 61% स्पेंड कर रहे हैं। अगर उनकी सेविंग्स इक्वल है, देयर सेविंग्स आर इक्वल, उनकी बचत बराबर है, तो पूछा है पी की सैलरी क्या है। पी की सैलरी आपसे पूछी है, बताइए सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सैलरी पूछी है, मैंने मान ली मेरे भाई की पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए है। मैंने मान ली कि पी की सैलरी जो है वो पी रुपए है और क्यू की जो सैलरी है वो क्यू रुपए है। क्या बात क्लियर है? पी मतलब पी की सैलरी, क्यू की सैलरी क्यू रुपए है। जब सवाल में यह बोला है कि दोनों की सेविंग्स बराबर है, तो बराबर करो। और सेविंग आएगा कैसा? इनकम में से खर्चा घटा के सेविंग आता है। इनकम हमेशा सैलरी 100% होती है, इनकम या सैलरी 100% होती है। अब एक बात बताओ, पी 75% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है? पी की सैलरी 100% है, अगर 100% में से 75% खर्च कर दिया तो 100 में से 75 घटाइए, तो पी अपनी सैलरी का 25% बचत करता है। ये पी की बचत आ गई मेरे भाई। 100% इनकम में से 75% खर्च कर दिया तो पी की बचत कितनी है? सैलरी का 25%। ऐसे ही क्यों 61% खर्च करता है, 100% में से 61% खर्च किया तो बचत कितनी है? 100 में से 61 घटाइए, 39%। क्यों अपनी सैलरी का 39%, क्योंकि सैलरी क्यों है, क्यों का 61% खर्च किया तो बाकी का 39% बचत किया। दोनों की बचत बराबर है, बराबर कर दिया, परसेंटेज कट जाएगा। पी और क्यू की सैलरी का रेशियो आ जाएगा पी बटे क्यू, 25 उधर जाएगा, 39 बटे 25। ये पी और क्यू की सैलरी का रेशियो आ गया, पी और क्यू सैलरी है। पूछे पी की सैलरी, पी की सैलरी आएगी भैया 39, 39 यानी कि 13 का मल्टीपल आंसर आएगा। जो नंबर 13 से कटेगा वो आंसर है, दैट्स इट। ठीक है जी, कर भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी है।
अब जैसे आपको यहां पे सॉल्व करना है तो सॉल्व करके कैसे निकालते हैं? पी की सैलरी आपको दोनों की टोटल सैलरी दी है 4,32,000। पी और क्यू की टोटल सैलरी है 4,32,000 रुपए। मुझे निकालनी है पी की, तो पी की सैलरी है 39 यूनिट। पी की सैलरी 39, जो निकालना है वो ऊपर रखो, नीचे क्या रखना है? टोटल। पी और क्यू की टोटल सैलरी कितनी है? 39 प्लस 25 64। 39 जमा 25 64, नीचे हमेशा आपको टोटल रखना है। दैट्स इट, आ गया। ये कैलकुलेशन आपको करनी है पर हम करेंगे नहीं बिल्कुल भी। 39 में 13 आ रहा है, 13 से कटने वाला नंबर होगा। 4 3 7 2 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर होगा। अंकों का योग 9 से कट रहा है। कोई संख्या 9 से तभी कटती है जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। अंकों का योग 6 3 9 2 2 4 5 9, 9 से कट रहा है। 6 3 9 2 7 9, ये 9 से नहीं कट रहा। 6 3 9 2 7 9, ये 9 से नहीं कट रहा। 6 3 9 2 2 4 5 9, ये भी 9 से कट रहा है। यानी कि मैं दो ऑप्शन में फंस गया, ये ऑप्शन तो कट गए। अब 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, क्योंकि 39 में 13 आ रहा है। ये नंबर 13 से कट रहा है, 26 13 से कट जाएगा, बचेगा 325। यस, ये 13 से कट रहा है, इसका मतलब ये 13 से नहीं कटेगा। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। तेरह से डी वाला ऑप्शन कट रहा है। समझ में आ गया सवाल? आसान सवाल है। चलो करके बताओ बेटा। एक सवाल नंबर 9, एक और क्वेश्चन करके बताइए इस पर। सीजीएल 2024 प्री का फटाफट। सीजीएल 2024 प्री का सवाल नंबर 9, इस पर करके बताएंगे सब लोग जल्दी से, तुरंत करो। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 9,60,000 है। पी और क्यू अपनी सैलरी का 64% और 44% बचाते हैं। यानी कि पी अपनी सैलरी में से 64% बचत करता है, 44% बचत करता है। देखिए इनकम जो होती है, कोई भी आदमी जो पैसा कमा रहा है वो 100% है। मान लो मैं कमाता हूं, मेरी कमाई 100% है, मैं 100% में से 70% खर्च कर रहा हूं, तो बाकी क्या बचा? मेरा 30% बचत बचा। ये पूरी दुनिया जानती है, अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी, बस पढ़े लिखे तुम जैसे गंवार गधा कचरा धरती बोझ कलंक नहीं जानते। अब बोला है पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना है। ये लाइन ही तो सवाल को सॉल्व करने के लिए दिया राक्षसों। जब सवाल चीख चीख के कह रहा है पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना है, तो करो। पी का खर्चा क्यू के 1.5 गुना के बराबर करो। क्यों नहीं करते? कौन सी आपको दहशत आ जाती है पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना करने में? पी की सैलरी क्यू की सैलरी का रेशियो क्या है? हाँ, तो रेशियो पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पूछी है, तो इस बात की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां रेशियो ही पूछा गया है, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया कि पी की सैलरी पी रुपए है, मान लिया, और मान लिया क्यू की सैलरी क्यू रुपए है। माना पी रुपए कमाता है, क्यू रुपए कमाता है। अब सवाल में बोला है पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना है, तो पी का खर्चा निकालो। खर्चा निकालना है इस पारी। यहां पर बताओ, पी की सैलरी पी रुपए है, पी 64% बचाता है। 100% में से अगर पी 64% बचा रहा है, तो बताओ गधो खर्च कितना कर रहा है? पी अपनी इनकम 100% में से 64% बचाता है, बचाता सेव कर रहा है, तो 100 में से 64 घटाइए, पी 36% खर्च कर रहा है, तो पी अपनी सैलरी का 36% खर्च कर रहा है। पी का खर्च कितना है? पी की सैलरी का 36%। ऐसे ही क्यू की सैलरी क्यू रुपए है, क्यू 44% बचाता है। 100% में से अगर क्यू 44 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 100 में से 44 घटाएंगे, 56%। क्यू अपनी सैलरी का 56% खर्च करता है। क्यू की खर्च कितना है? सैलरी का 56%। ये पी का खर्चा आया, ये क्यू का खर्चा आया, जबकि सवाल चीख चीख के कह रहा है कि पी का खर्चा क्यू का 1.5 गुना है।
पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है, 1.5 गुना। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। जो सवाल में कहा हमने उसी बात को बराबर कर दिया। ये एक ही स्टेप का सवाल था, लेकिन वो एक स्टेप लिखने में आपकी ऐसी हो जाती है। एक स्टेप लिखने में परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 9 बार, और 4 से आपका जो है 56, 14 बार। ये 1.5 से चला जाएगा, 1.5 छिक्का 9, 15 छिक्का 90 होता है, तो 1.5 छिक्का 9, फिर 2 से भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये 2 तिया 6। बहुत सही। क्यों आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, 3 पहुंच जाएगा राइट साइड में, तो पी बटे क्यों आ गया 7/3। यही पूछा था, पी की सैलरी और क्यू की सैलरी का रेशियो पी बटे क्यू 7/3 आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम आय खर्चा बचत का। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 10। यह आय खर्चा बचत खत्म नहीं हुआ, ये तो एक टाइप हुआ है, और भी बहुत सारे टाइप अभी आपको करने हैं इसी चैप्टर में, परसेंटेज में। ये सबसे आसान टाइप था आय खर्चा बचत का। चलिए, ये सवाल कैट एमबीए के पेपर का है, आसान है, मुश्किल नहीं है। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला, इज 20% लेस देन दैट ऑफ कमाला। सवाल की पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन यह है कि अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है और कमाला से 20% कम है। ठीक है, कमाला की इनकम 4% कम हो जाती है, बिमाला की इनकम 10% बढ़ जाती है। देन परसेंटेज बाय विच कमालाज इनकम वुड एक्सीड बिमालाज इज नियरेस्ट टू। तो बताइए कमला की इनकम बिमला से एप्रोक्स कितने परसेंट अधिक हो जाएगी, एप्रोक्स। देख पा रहे बच्चों, तो यहां पे आपको 3 करेक्टर दिख रहे हैं, अमाला भमाला कमाला, 3 करेक्टर हैं। लाइन को जरा ध्यान से और पूरी जोश के साथ पढ़िए। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/5। अमाला की जो इनकम है वो बिमाला से 20% ज्यादा है, 20% यानी कि 1/5। यानी कि बिमला की इनकम अगर 5 है, अगर बिमला की इनकम 5 है तो अमला की इनकम 6 है। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन, एंड 20% लेस देन कमाला, यानी कि अमाला की इनकम कमाला से 20% कम है। दोनों ही बातें, यहां 2 बातें कही गई हैं, दोनों अमाला के लिए कही गई हैं। बेटा इंग्लिश भी तेज होनी चाहिए, गणित के लिए इंग्लिश और हिंदी भी तेज होनी चाहिए। अमाला की इनकम बिमला से तो 20% ज्यादा है और अमाला की इनकम कमला से 20% कम है। ये दोनों ही बातें अमला के लिए कही गई है। तो अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बिमला की 5 है तो अमला की 1 ज्यादा 6। लेकिन अमला की इनकम कमला से 20% कम है, यानी कि कमला की इनकम अगर 5 है, कमला की इनकम 5 है तो अमला की 1 कम, 5 से 1 कम 4 है, 4। ये रेशियो आ गया। ये दोनों रेशियो पहली लाइन में कहे गए हैं। अगर मुझे तीनों लोगों की, अमला बिमला कमला, तीनों की एज का रेशियो निकालना है तो कैसे होगा। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां अमला कॉमन है दोनों में, या 6 है या 4 है, गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में अमला का मान 6 है, दूसरे में 4 है। तो 6 और 4 को मेरे भाई इक्वल करना पड़ेगा, 6 और 4 को इक्वल करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यहां पर 6 और 4 का एलसीएम है 12। 6 को 12 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, या 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 रेशियो को हमें मर्ज करना है बेटा, तो इक्वल करना पड़ेगा। यहां 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा। अमला की इनकम होगी 2 छिक्का 12 या 3 चौक 12। बिमला की इनकम क्या हो जाएगी बेटा, 2 की 5 में गुणा 10, बिमला की 10 हो गई। कमला की क्या हो जाएगी भैया, ये देखो 3 की 5 में गुणा हो जाएगी, 3 की 5 में गुणा हो जाएगी 15। ये तीनों लोगों की इनकम का रेशियो आ गया, बोल हां।
तो मैंने पहली लाइन से 3 लोगों की इनकम का रेशियो निकाल लिया। अब सवाल आगे पढ़ो। सवाल है कमला की इनकम गोज डाउन बाय 4%, 4% कम हो जाते हैं। गोज डाउन मतलब कम होना। कमला की इनकम 4% कम हो जाती है। अब बताओ 15 का 4% कितना होता है? 0.6। अगर 15 को 0.6 कम करोगे तो कमला की इनकम कितनी हो जाएगी? 14.4। कमला की इनकम 4% कम हो जाती है। 15 का 4% कितना होता है? 15 चौका 60%। 60% मतलब 60/100 यानी कि 0.6। तो 15 को 0.6 घटाओ 14.4 हो गई। बिमला की 10% बढ़ जाते। बिमला की इनकम है 10। 10 का 10% 1 होता है। 10 का 10% 1 यानी कि 11 हो जाएगी। तो भैया बिमला की इनकम हो गई 11 और कमला की इनकम होगी 14.4। सवाल यह कह रहा है बताओ कमला की इनकम बिमला से कितने % अधिक है? तो बताइए कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है? बिमला की 11 है। 11 से 14.4, 11 से 14.4 कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है। कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है? बिमला की 11 है। 11 से 14.4, 11 से 14.4 कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आ जाएगा भैया आंसर। कमला की इनकम बिमला से यानी कि बिमला आपका बेस हो गया। बिमला की इनकम कितना? 11। 11 से 14.4 कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है। परसेंटेज में गुणा 100%। एक जीरो से डेसिमल कट जाएगा। 340/11। 340 को 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33 बच जाएगा 10। 10 को 11 से भाग देंगे लगभग एक बार जाएगा, अप्रोक्स 31%। तो लगभग 31% इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, लगभग 31। इस सवाल में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करनी थी बस। इसी के साथ ये टाइप हो जाता है बच्चों खत्म। अब हम आपके सामने अगला टाइप करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेरे भाई, इनकम टैक्स वाले में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तीनों ही सवाल अपने आप में बहुत शानदार है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, डिटेल में समझा है तो है इजी, नहीं पढ़ा है तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल रहेगा आपके लिए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मेरे भाई, सब बच्चे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। आप जो पैसा कमाते हो मेरे भाई वो होता है ग्रॉस इनकम, या टोटल इनकम बोल देते हैं देसी भाषा में। मान लो आपके आप महीने की जो सैलरी टोटल अर्न करते हो वो होता है टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम में से आप सरकार को टैक्स भी देते हो मेरे भाई। क्या करते हो? सरकार को टैक्स भी देते हो, इनकम टैक्स। आप पहले पैसा कमाओगे, जो आप टोटल अर्न करते हो कुल कमाई वो है कहलाएगी टोटल इनकम। कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। इनकम में से आप सरकार को कुछ पैसा टैक्स के रूप में जमा करोगे, आपके पॉकेट में फिर जो बचेगा उसे कहेंगे हम लोग नेट इनकम। क्या कहते हैं उसे? नेट इनकम, या देसी भाषा में और कहें तो कैश इन हैंड, शुद्ध आय। कैश इन हैंड, शुद्ध आय। आई बात समझे? नहीं समझे होंगे, मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लगती है सीएचएसएल में, आपकी महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपए। कितनी तनख्वाह है बेटा? 50,000 रुपए आपकी तनख्वाह है। 50,000 रुपए, ठीक है। सरकार कहती है बहुत तनख्वाह ले रहे हो, 50,000 में से सरकार 7,000 रुपए टैक्स ले लेती है। समझ में? मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लगी, आप एलडीसी बन गई, आपके एक महीने की तनख्वाह 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए में से सरकार कहते हैं कि 7,000 हमारा, आप 7,000 रुपए सरकार को इनकम टैक्स देते हो। तो आपने एक महीने में कमाया 50,000,
लेकिन 7,000 रुपए सरकार टैक्स काट लेगी, तो आपके अकाउंट में, आपके हाथ में कितना पैसा आएगा? 50,000 में से 7,000 घटाया, आपके हाथ में आएगा 43,000 रुपए। यही 43,000 रुपए को आप इस्तेमाल कर पाओगे, है ना, चाहे आप रेंट भरो, खाओ पियो, मौज करो, कुछ भी करो। यानी कि आपकी टोटल इनकम तो 50,000 थी, लेकिन आपने 7,000 रुपए सरकार को दे दिए भैया विकास के काम करने में। नेताओं का विकास जनता का तो होता नहीं है, तो बाकी 43,000 रुपए ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यही आपकी नेट इनकम है। तो मुझे बताओ कि आप सरकार को कितना परसेंट इनकम टैक्स दे रहे हो। अगर मैं आपसे यहां पर रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछूं तो क्या आएगा? अगर मैं आपसे यहां पर रेट ऑफ इनकम टैक्स, आय कर की दर पूछूं तो क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों। आय कर की दर, सरकार रेट ऑफ इनकम टैक्स या हिंदी में आयकर की दर, इसका मतलब यह है कि आप अपनी इनकम में से कितने परसेंट सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हो। आप अपनी इनकम में से, यानी कि 50,000 रुपए आपकी इनकम है, आप 50,000 रुपए की अपनी इनकम में से सरकार को 7,000 रुपए इनकम टैक्स दे रहे हो। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये 2 जीरो काटो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 70/5 14%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना आ गया? 14%। ये आयकर की दर है। समझ में आया? तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या निकाला? नीचे आप रखोगे टोटल इनकम, ऊपर आएगा इनकम टैक्स, परसेंटेज में गुणा 100%। समझ में आ गया? क्लियर बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा? सबको कंसेप्ट क्लियर है? देखो मेरे भाई, सरकार का काम है जनता का खून चूसना, ठीक है जी। आप 50,000 रुपए कमाते हो, आपकी इनकम अभी भी 50,000 रुपए है। आप 50,000 रुपए कमाते हो, आपकी इनकम अभी भी 50,000 रुपए, यानी कि आपकी इनकम सेम है, आपकी टोटल इनकम सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले आप 50,000 रुपए कमा रहे थे, अब भी 50,000 रुपए कमा रहे हो। सरकार बोली अरे तुम तो 7,000 रुपए टैक्स भर रहे हो, इसमें हमारे नेताओं के किले कैसे बनेंगे? सरकार आपसे अब 7,000 की बजाय 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स, 10,000 रुपए टैक्स लेना शुरू कर देती है। सरकार जो है पहले 7,000 रुपए टैक्स ले रही थी आपसे, अब सरकार ने टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपए कर दिया, यानी कि सरकार ने टैक्स 3,000 रुपए बढ़ा दिया। कितना? सरकार ने टैक्स 3,000 रुपए बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए नेट इनकम बचेगी? 50,000 रुपए में सब सरकार 10,000 रुपए टैक्स ले रही है आपसे, यानी कि अब आपके पास नेट इनकम बचेगी 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज बचेगा आप। यानी कि मेरे भाई पहले बच्चों आप 43,000 रुपए कमा रहे थे नेट इनकम, अब केवल 40,000 रुपए ही नेट इनकम बच रही है आपके हाथ में। यानी कि आपकी जो नेट इनकम है, जो कैश इन हैंड आपके हाथ में आएगा, वो 3,000 रुपए कम हो गया, 3,000 रुपए कम हो गया, माइनस हो गया। तो एक लॉजिक समझ में आया कि अगर एक आदमी की इनकम सेम है, अगर टोटल इनकम सेम है, गाढ़ी कमाई अगर आदमी की फिक्स है, तो सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी, सरकार जितना इनकम टैक्स बढ़ाएगी, आपकी नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। सरकार जितना टैक्स का अमाउंट बढ़ाएगी, आपकी नेट इनकम उतने ही रुपए कम हो जाएगी। अगर सरकार ने 3,000 रुपए टैक्स ज्यादा बढ़ाया, तो आपकी नेट इनकम, आपके पॉकेट में 3,000 रुपए कम जाएंगे, आपकी नेट इनकम 3,000 रुपए कम हो जाएगी। यानी कि इनकम टैक्स जितना बढ़ाया, नेट इनकम उतने ही रुपए कम हो जाएगी। इन दोनों में चेंज इक्वल रहता है। क्या आपको समझ आ गया? क्या आपको ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? जितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर गलती से सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई, तो आपको इनकम टैक्स की पढ़ाई कराई जाती 3 महीने,
वहां जो आपका मास्टर होगा वो भी मेरे दोस्तों इतने प्यार से नहीं बताएगा, एक बार में नहीं समझे तो गाली निकलेगी सीधे, ठीक है। मैंने ये मान के बताया नहीं कि अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मैंने तो ये मान के बताया कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी समझे इस इनकम टैक्स के कंसेप्ट को तो वो भी समझ पाए। और फिर भी कुछ बच्चे जब लिख देते हैं समझ नहीं आया, मुझे कितना दुख होता होगा बेटा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सवाल करेंगे इस पे, 3 क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11 बताओ जल्दी से क्या आंसर है। When इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रुपी, जब इनकम टैक्स 8 पैसा इन ए रुपी है तो एक आदमी की नेट इनकम है 3,09,580। पूछा उसकी नेट इनकम क्या होगी अगर इनकम टैक्स इज रेज टू 12 पैसा, अगर इनकम टैक्स बढ़ाकर 12 पैसा कर दिया जाए। क्या आपको इस सवाल का मतलब भी समझ में आ रहा है कि ये सवाल है क्या? देखो मेरे भाई, एक आदमी जो पैसा कमाता है इनकम वो होता है 100%। ध्यान से सुनो बेटा, सारा खेल सवाल में लैंग्वेज का है। इनकम टैक्स है 8 पैसा इन ए रुपी, सरकार जो इनकम टैक्स ले रही है वो ले रही है 8 पैसा इन ए रुपी। मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि सरकार 100 पैसे में से 8 पैसा टैक्स ले रही है, यानी कि 8% टैक्स की रेट आ गई। सीधा नहीं कहा गया, घुमा फिरा के कहा गया, जिससे कि बच्चे जो है, अरे राधा कृष्ण पहले पूरा पढ़ो तो सही, उसके बाद देखो। आधे अधूरे में यार तुम लोग क्यों जो है रोने लगते हो? घुमा फिरा अभी कितना कुछ करना बाकी है। इनकम टैक्स जो है वो 8 पैसे ने रुपये, 1 रुपया यानी कि 100 पैसे में 8 पैसा टैक्स सरकार मांग रही है, तो टैक्स की रेट कितनी है 8%। अगर 100% इनकम में से 8% टैक्स है तो नेट इनकम क्या होगा बेटा, NI नेट इनकम कितना होगा 92%। तो 92% की वैल्यू है, 92% नेट इनकम कितने, 3,09,580 रुपए। ये मेरा सवाल है जो दिया गया है, क्लियर। सवाल में बोला है बताओ उसकी नेट इनकम क्या होगी अगर इनकम टैक्स को 12 पैसा कर दिया जाए। 12 पैसा मतलब अगर 1 रुपए में 12 पैसा टैक्स लिया जाए, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, अगर 100 पैसे में 12 पैसा टैक्स लोगे, 100 में 12 पैसा यानी कि 12% टैक्स लोगे, तो नेट इनकम क्या होगी, 100% इनकम में 12% टैक्स है तो नेट इनकम होगी 88%। 100 में से 12 घटाओ, 88% की वैल्यू पूछी गई थी, बस ये था, ये सवाल का आंसर है। और बड़ी भयानक कैलकुलेशन है, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं क्योंकि 88 में आ रहा है 11, क्योंकि 88 में 11 आ रहा है तो आंसर 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 11 से कटने वाला नंबर क्या है, नंबर 11 से कट रहा है 2 6 8 2 10 9 और 1 10। हाँ जी 11 से कट रहा है। 11 का नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या के ऑड प्लेस का सम निकालो, इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, फिर उनका डिफरेंस करो, वो डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। ये नंबर 11 से कट रहा है, 3 5 8 6 14 14 है और ये 4 का डिफरेंस 10, 11 से नहीं कट रहा। 2 7 9 2 11 और 17 का डिफरेंस 6, 11 से नहीं कट रहा। 2 8 10 5 15 15 और 18 का डिफरेंस 3, 11 से नहीं कट रहा। अकेला पहला ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये आंसर है। तो आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन है। अगला सवाल करके दिखाओ, यहां पे सवाल नंबर 12 जल्दी से फटाफट समझ आया ना। अगर आप, क्योंकि आप पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए तो आप पागल हो जाओगे, तो वो आपको चीज नहीं करनी है। 88 में आता है 11, जो भी नंबर आएगा 11 से कटने वाला होगा। अब देखिए 11 से कटने वाला नंबर कैसे पता करते हैं, जैसे पहला नंबर दिया 296120, मैं आपको बता देता हूं यही कैलकुलेशन के तरीके हैं। जो ऑड प्लेस पे, जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ लो, इनको जोड़ा 2 6 8 2 10। अब जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ा 9 और 1 10 प्लस 0, इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस आ रहा है 0। या तो डिफरेंस 0 आए या 11 से कटने वाला नंबर आए, तो संख्या 11 से कटेगी वरना नहीं कटेगी। तो पहला ही नंबर 11 से कट रहा है। ये देखेंगे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, हमेशा से आया है ये सवाल, आज भी आ जाए
तो नहीं कर पाते बच्चे। बोला है अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? मैं इस सवाल को आपका बेसिक भी समझा दूंगा और इस सवाल की ट्रिक भी समझा दूंगा। मैंने अभी अभी बताया कि भैया इनकम टैक्स सरकार ने 19% बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ, नेट इनकम आदमी की 1% कम हो गई। इस सवाल में इनकम के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, यानी कि आदमी की इनकम सेम है, आदमी की इनकम सेम है। अभी कॉन्सेप्ट समझाया कि भैया इनकम टैक्स जितना बढ़ाओगे नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। तो भैया इनकम टैक्स 19% बढ़ाया गया। इनकम टैक्स कितना बढ़ाया गया? 19%। आईटी मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लिख लेते हैं, ये टैक्स ऐसे लिख लो। टैक्स 19% बढ़ाया गया तो नेट इनकम 1% कम हो जाते। नेट इनकम जो भी थी पहले, नेट इनकम पहले से 1% कम हो जाती है। मैंने टैक्स को 19% बढ़ाया तो नेट इनकम पहले से 1% कम हो जाते हैं, तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। ये मैंने इक्वल कर दिया। यहां देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो यानी कि टैक्स से नेट इनकम का रेशियो आ गया 1/19। 19 उधर चला जाएगा, 1/19। आपसे पूछा रेट ऑफ इनकम टैक्स, आय कर की दर। आपसे रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा। एक बात बताओ, अगर कोई आदमी सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहा है तो 1 रुपए टैक्स देने के बाद उसकी नेट इनकम 19 बचती है, तो बताओ उस आदमी की टोटल इनकम क्या होगी? कि रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो टोटल इनकम को बेस मान के निकाला जाता है। एक बार बताओ, मैं सरकार को 1 रुपए टैक्स जमा करता हूं और उसके बाद मेरे पॉकेट में नेट 19 रुपए बचता है, तो मैं टोटल इनकम कितना कमाता हूंगा? 1 जमा 19, 20 रुपए। मेरी टोटल इनकम 20 रुपए होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से 20 रुपए होगी। 20 रुपए में से मैं सरकार को 1 रुपए टैक्स दूंगा, तभी तो नेट इनकम 19 बचेगी। 20 में से 1 घटाओ तभी तो नेट इनकम 19 बचेगी। तो यानी कि टोटल इनकम कितनी है? 20 रुपए। 20 रुपए में टैक्स कितना दे रहा हूं सरकार को? 1 रुपए। तो टैक्स की दर क्या आ गई? 1/5, 1/20, 1/20 यानी कि 5%। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, 5%। कौन सा वाला? अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने? अच्छा, 1+19, ठीक है, समझ में आया? अरे हां या ना? ठीक है, तो ये इस सवाल का बेसिक मेथड है। अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये सवाल अगर आएगा पेपर में तो पूरा बेसिक करने की जरूरत नहीं है। आप इस सवाल को डायरेक्ट जो है यहां पर एक ट्रिक है वो कर सकते हो कि यही सवाल आएगा, सेम टू सेम, डाटा चेंज होगा। सवाल यह कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर क्या है? अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर क्या है? नेट इनकम 1% कम हो जाती है। कुछ नहीं करना, ये 1 है, 1 बटे इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आई। यही डायरेक्ट आपका आंसर है, 1/20। और 1/20 यानी कि 5%। एक और सवाल देखो, जैसे ये रहा सवाल नंबर 13। अगर इनकम टैक्स 22% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 3% कम हो जाती है, तो पूछा रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। सवाल कह रहा है अगर इनकम टैक्स 22% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 3% कम हो जाती है। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? आयकर की दर क्या है? यही ना सवाल है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ट्रिक भी समझाई, बेसिक भी मैंने आपको बता दिया कि नेट इनकम 3% कम हो जाते। 3, नीचे क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ दो, तो ये आ गया 22 + 3, 25। 3/25 डायरेक्ट आंसर आ गया। 1/25 4%, 3/25 12%। 12% आंसर है।
समझ में आया? इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, सवाल नंबर है 14। अगला टाइप सीजीएल 2017 प्री के पेपर का क्वेश्चन। अगला टाइप, और हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे इस वैरायटी पर। एसएससी सीजीएल 2017 प्री के पेपर का सवाल बनाओ भैया जल्दी से, क्या आंसर है? ताजे फल में 58% पानी है, सूखे मेवों में 30% पानी होता है। 200 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? यह सवाल है, बताइए। एक ही क्वेश्चन कराएंगे। देखो, ये ताजे फल सूखे फल का वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। एक बार बताओ, कोई भी फ्रूट दो चीजों से मिलके बनता है। फ्रूट में होता है पल्प प्लस वाटर। पल्प यानी कि फ्रूट का सॉलिड हिस्सा, सॉलिड हिस्सा मेरे प्यारे भाई। वाटर यानी कि पानी, लिक्विड। जो ताजे फल होते हैं उनमें पानी ज्यादा होता है, ताजे फलों में पानी ज्यादा होता है। जैसे जैसे ताजे फल समय के साथ सूखने लगते हैं, उनमें पानी की मात्रा कम होती जाती है, पानी की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन फलों में जो पल्प है, जो सॉलिड पार्ट है, उसकी क्वांटिटी सेम रहती है, क्योंकि पानी ही मेरे दोस्तों उड़ जाता है, पल्प सेम रहता है। हाँ या ना? क्लियर है? ताजे फल, सूखे फल और सड़े फल में जमीन आसमान का फर्क है। सड़े फल की बात नहीं कर रहे कि ताजे फल को सड़ा दिया। जैसे भैया अंगूर है, अंगूर को जो है सुखा के किशमिश बना देते हैं ना, वही है। तो फ्रूट में दो चीजें होते हैं, पल्प प्लस वाटर। ताजे फलों में पल्प ज्यादा रहेगा और वाटर ज्यादा रहेगा। सूखे फल में ताजे फलों में पानी का परसेंटेज, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। समय के साथ सूखेंगे तो पानी उड़ जाएगा बेटा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन ताजे फलों में, सूखे फल पे जो पल्प है, जो छिलका है या जो सॉलिड पार्ट है, उसकी मात्रा सेम होगी। और इसी से आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना, बस पल्प की मात्रा को सेम कर दो। फ्रेश फ्रूट में 58% पानी है, 58%, जबकि ड्राई फ्रूट्स में 30% पानी है। तो पूछा कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे 200 किलोग्राम ताजे फल से? तो आप बताओ, 200 किलोग्राम ताजे फल है, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम ताजे फलों में 58% पानी है, तो पल्प कितना है? अगर 100% में से 58% पानी है तो पल्प कितना है? 100 में से 58 घटाओ, 42%, 42% आ जाएगा मेरे भाई। तो इसमें से 42% आपका पल्प हो जाएगा। मैंने मान लिया कि माना 200 किलोग्राम जब हम ताजे फलों को सुखाते हैं तो डी किलोग्राम सूखे फल मिलते हैं, डी किलोग्राम। तो 200 किलोग्राम ताजे फलों को सुखाने से डी किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स मिले। ड्राई फ्रूट्स में 30% पानी है। अगर 100% ड्राई में से 30% पानी है तो पल्प कितना होगा? ड्राई फ्रूट का 70% पल्प होगा। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी का 70% पल्प छिलका होगा। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। पल्प की मात्रा को सेम कर दिया, बस बात खत्म। 200 किलोग्राम ताजे फल में पानी 58% है, तो 200 किलोग्राम में पल्प कितना? 42%। माना डी किलोग्राम जो है आपको ड्राई फ्रूट्स मिले, डी किलोग्राम में पानी कितना है? 30%, तो बाकी का पल्प कितना होगा? 70%। पल्प की मात्रा सेम होगी, छिलका। ये परसेंटेज से परसेंटेज काटो भाई, एक जीरो से जीरो काटो, 7 से 42 6 बार काटो, 20 छिक्का 120 किलो। तो 120 किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स प्राप्त होंगे। ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे ए करेक्ट है। खत्म। कर पाओगे? अगला सवाल कहेंगे या अगला टाइप कहेंगे? सवाल नंबर है आपके सामने 15, ये बताइएगा। हाँ, अगला टाइप ही आ गया ये। इस टाइप का भी हम लोग एक क्वेश्चन कराएंगे, केवल इस टाइप का भी। एक गांव की जनसंख्या 12,960 है। इसमें से 7/12 मेल है, बाकी फीमेल है।
45% मेल शादीशुदा हैं, यानी कि मेल पॉपुलेशन में 45% शादीशुदा हैं। ऑल मैरिजेस आर मोनोगेमस, सारी की सारी मैरिज मोनोगेमस है। मोनोगेमस समझते हैं, यानी कि एक पति के एक ही पत्नी है, एक ही पत्नी के एक ही पति है, एक पति चार चार आफत लेके नहीं डोला। ठीक है भाई, तो यहां पे जो सारी मैरिज है वो मोनोगेमस है, हस्बैंड वाइफ सिंगल सिंगल। एंड मैरिड पीपल हैव देयर स्पाउस लिविंग विद देम, और सारे शादीशुदा लोगों के जो है जीवन साथी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो पूछा कितने परसेंट फीमेल मैरिड हैं। सवाल में ये तो बता दे कि मेल में 45% शादीशुदा हैं, पुरुषों में 45% शादीशुदा हैं, तो फीमेल में कितने परसेंट शादीशुदा हैं। एक बात बताइए, शादी के लिए क्या चाहिए, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष की एक स्त्री से शादी होती है। मान लो एक गांव में 20 लड़कों की शादी हुई, तो 20 लड़कों की शादी 20 लड़कियों से होगी, यानी कि मेरे भाई जितने मैरिड मेल होंगे उतने ही मैरिड फीमेल होंगे। यही इस सवाल का लॉजिक होगा कि नहीं होगा, जितने मैरिड मेल होंगे उतने ही मैरिड फीमेल होंगे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मैरिड मेल और मैरिड फीमेल की संख्या बराबर होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल। अब सवाल में बोला है कि एक गांव में, देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है पॉपुलेशन की, क्योंकि मुझे परसेंटेज ही निकालना। एक गांव में 7/12 मेल हैं, 7/12 मेल हैं पॉपुलेशन का, यानी कि एक गांव में अगर टोटल 12 आदमी है, अगर एक गांव में टोटल 12 आदमी है, तो 12 में से 7 मेल हैं, तो बाकी फीमेल कितनी है, 5, ये बताया गया है। एक गांव की पॉपुलेशन का 7/12 मेल हैं, यानी कि अगर टोटल 12 आदमी हैं, टोटल अगर 12 लोग हैं, तो 12 में से 7 मेल हैं, 7 आपके पुरुष हैं, 5 आपकी महिलाएं हैं। मेल में 45% मैरिड है, मेल 7 मेल हैं, उनका 45% मैरिड है। नहीं पता 5 फीमेल में कितने परसेंट मैरिड है, नहीं पता, ये तो निकालना है फीमेल का कितना परसेंट मैरिड है। दिस शुड बी इक्वल, बराबर कर दिया। अरे राक्षसो, टोटल 12 लोग हैं, तो 12 में से 7 मेल हैं, कुत्ते हैं, भाई कबीने हैं, उसमें से 5 आपकी देवियां हैं, फीमेल हैं। 7 मेल में कितने मैरिड हैं, 45% शादीशुदा हैं। 5 फीमेल में कितने परसेंट आपके जो हैं मैरिड फीमेल है, 5 में, ये निकालना। इक्वल कर दिया हमने, मैरिड मेल बराबर मैरिड फीमेल। 5 से 45 9 बार कट गया, 9 7 63%, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन का 63% मैरिड है। बी ऑप्शन आंसर। कर पाओगे? एक गांव की पॉपुलेशन में 7/12 मेल हैं, अरे यार, तो टोटल 12 में से 7 मेल 5 फीमेल, मेल का 45% मैरिड है, फीमेल का कितना परसेंट, इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे कल। कल जो है भाई हम परसेंटेज ब्रेक मेथड और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं हम इसी टाइम, बाय।